अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। ये एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है कि किस तरह हम अपनी जब रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, रिसर्च ख्वाह वो आपकी थीसिस की फॉर्म में, आपकी रिपोर्ट की फॉर्म में, आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ रिसर्च, उसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ और किस तरह आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। और एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी रिसर्च पे क्या होते हैं, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है, क्योंकि अगर आप इसका गलत यूज़ कर लोगे तो आपका जो सारा रिसर्च प्रोसेस है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, मीन्स के कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अनऑथोराइज्ड होती हैं इन द फॉर्म यानी टेक्नोलॉजी के अंदर ही कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अनऑथोराइज्ड होती हैं। अगर आप उसके अंदर अपना पूरा थीसिस या पूरी रिपोर्ट पुट कर देते हो ये चेक करने के लिए कि वो प्लेजरिज्म उसमें कितना है, तो हो सकता है कि वो अनऑथोराइज्ड जो एप्लीकेशन है वो आपका सारा डाटा को कॉपी कर ले, जिसकी वजह से जो आपका थीसिस है वो कॉपी पेस्ट आ जाए जब आप थीसिस को चेक करवाने जाएँ। ठीक है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट का क्लेम आ जाइए इस तरह। तो इस तरह बहुत सारे ना होते हैं स्कैम। तो आपने इन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है। ये जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने जब इसके प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी रिसर्च में इसे अप्लाई करना है तो आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर इस पे काम करना है। बाकी ये है कि इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसर्च मेथडोलॉजी। अब आपको ये तो पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है कि जब हम साइंटिफिक नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ख्वाह वो आपका कंप्यूटर की फॉर्म में हो, आपकी मशीन की फॉर्म में हो, आपके मोबाइल की फॉर्म में हो, किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो, तो वो होते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो हमने कब कब अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। अगर मैं कहूँ सिंपल टर्म के अंदर, तो आज के इस दौर में, ठीक है ना, 21st सेंचुरी में जो सारा रिसर्च जो प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी बेस ही है। 80 to 90% फॉर मी जो आपकी रिसर्च है वो आपकी टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपने लिटरेचर को रिव्यू करना है, उसके लिए डाटा को कलेक्ट करना है, और फिर जब आपने थीसिस या कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है तो वो भी MS वर्ड पे ही तैयार की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, इस टॉपिक को इग्नोर किए बगैर हमारा ये जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी वो कवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जहाँ जहाँ आप अपनी रिसर्च के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। फर्स्टली कि जब आपने अपने टॉपिक को डिसाइड करना होता है, जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि हम टॉपिक को डिसाइड करते हैं 2 से 3 तरीक़ों से। या तो हम अपने सुपरवाइज़र से पूछते हैं, ठीक है, या हम अपने प्रीवियसली रिलेटेड जो हमारा इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक होता है उसको लेते हैं, और या हम लिटरेचर रिव्यू करके देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे जो रिसर्च नहीं हुई तो हम उस पर करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जब हमने लिटरेचर रिव्यू करना होता है तो हम ये तो नहीं है कि अब हम हर तरह का आर्टिकल को परचेज़ करें, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम हर तरह का आर्टिकल परचेज़ करें सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन से टॉपिक पे पहले रिसर्च हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं कि इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं गूगल पे, और इसके अलावा कुछ जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, प्रपोजल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ब्रॉडकास्टिंग होते हैं जिसपे आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड पहले से रिसर्च हो चुकी होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को डिसाइड करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड देन जब आपका टॉपिक डिसाइड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उससे एक तो टॉपिक डिसाइड करने से पहले लेते हैं, दूसरा टॉपिक डिसाइड करने के बाद जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ये जानने के लिए कि जो हमने टॉपिक को डिसाइड किया है उसके अंदर कोई गैप्स मौजूद हैं, यानी उससे प्रीवियसली अगर कोई रिसर्च हो चुकी है तो उस रिसर्च के अंदर कोई गैप्स मौजूद हैं, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पोस्ट कलोनियल लिटरेचर यानी पोस्ट कलोनियलिज्म में मिमिक्री से रिलेटेड कोई अपनी रिसर्च बनाने जा रही हूँ, यानी जो मेरा रिसर्च का टॉपिक होगा वो मिमिक्री से रिलेटेड होगा, तो मिमिक्री पे अगर पहले से रिसर्च हो चुकी है तो पहले जो रिसर्च प्रपोजल या जो भी रिसर्च पेपर होगा मैं उसको पढ़ूंगी, उसके अंदर गैप्स फाइंड आउट करूँगी कि मिमिक्री के अंदर कौन कौन से ऐसे ना टॉपिक हैं जिसके अंदर जो राइटर्स ने यानी प्रीवियसली जिन्होंने भी रिसर्च की उन्होंने गैप्स छोड़ दिया है, तो मैं उन गैप को फाइंड आउट करने के लिए भी मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगी। ठीक है, एंड दैट डाटा को हमारे पास कलेक्ट करना, डाटा को एनालाइज करना, एंड देन डाटा को मैनेज करना। ये डाटा को कलेक्शन, उसकी एनालाइज और उसकी मैनेजमेंट हम कह सकते हैं ये बॉडी ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी होती है। यानी आपकी रिसर्च की जो मेन पार्ट होता है वो इसी पे बेस करता है कि आपने डाटा को कलेक्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है और फिर उसको मैनेज करना है। अब डाटा को कलेक्ट किस तरह किया जाता है ये तो हम सबको ही पता है कि जो भी हमने टॉपिक को डिसाइड किया, अब थीसिस अगर आप बता रहे हो, मोस्टली हम लिटरेचर से रिलेटेड बात करते हैं, अगर आप थीसिस बना रहे हो तो थीसिस इस तरह तो नहीं है कि 1-2 पेजेस का हो जाए।
چیپٹرائزیشن ہوتی ہے تھیسس کے اندر، اور ہر چیپٹر کے اندر کتنے ہزاروں کی تعداد میں ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے جب آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہو تو ایک بک پہ آپ ریلائی نہیں کرتے ہو، اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کو آپ کو ریفرنسز بھی چاہیے ہوتی ہیں، آپ کو یہ لاسٹ پہ فٹ نوٹس کی فارم میں یا ریفرنس کی فارم میں ایڈ کرنے کے لیے، اس لیے آپ نے ملٹیپل بکس پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے کون سی ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی بھی پہلے سے بکس لکھی گئی ہیں اپنے ٹاپک کو، اپنے آنسر کو ویلڈ بنانے کے لیے آپ نے اس ساری بکس کو دیکھنا ہوتا ہے. اب ساری بکس کو پرچیز کرنا بھی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے، اور اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے ریلیٹڈ پریویسلی جتنی بھی بکس ہوتی ہیں نا اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی کا یوز ہو گیا. اگر آپ اپنا کبھی ایم فل میں ریسرچ بناؤ تو یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ کے کام آتی ہیں. اب اگر آپ نے ریفرنس لینے تو ریفرنس کیا ہوتا ہے کہ اگر نیٹ پہ آپ سرچ کرتے ہو کہ اس سے ریلیٹڈ یا شیکسپیئر کے ہیملٹ سے ریلیٹڈ مجھے ساری ہی امپورٹنٹ کوٹیشنس دو، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اب آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے، تو ساری ہی کوٹیشنس آپ کے پاس سامنے آتی ہے ود ریفرنس. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ہر پروسیجر کے لیے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا یوز کریں اینڈ ڈیٹا کو انالائز کرنا. اب ڈیٹا کے انالیسس کا ٹاپک ہم نے کور تو نہیں کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو کور کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیٹا کو انالیسس کرنے کے لیے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں. لائک انالیسس کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ڈیٹا کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کی کلیکٹڈ ڈیٹا کے اندر ہوتی ہے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے انفارمیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو انالائز کرنا ہوتا ہے، اور انالیسس کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ میتھڈس کا یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارے ہی ایسے ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں. اب دیکھیں، جیسے کہ اگر ہم نے ڈیٹا کی ایکسپلوریشن کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے پہلے اس کو ڈیٹا کو پریپیئر کرتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. مینس کہ اب سارا یہ تو نہیں ہوتا لائک شیکسپیئر دکھاتا ہے اپنے ورکس کے اندر ادر کا کانسیپٹ جو پوسٹ کلینر پرسپیکٹو میں آتا ہے، اوتھیلو کے اندر ہم دیکھتے ہیں. تو اب سارا ہی اوتھیلو ادر پہ تو نہیں نا بیس کرے گا، باقی کانسیپٹ بھی تو اس کے اندر ہوں گے نا. تو اس ادر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہم ڈیٹا کی انالیسس کے اندر کرتے ہیں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، مینس کہ اپنی ویب سائٹ سے دیکھ لو، اس کے اندر ایک ریسرچ کا آپشن آتا ہے یا فائنڈ آؤٹ کرنے کا آپشن آتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ وہاں سے اسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو، یا آپ خود بھی فزیکل جا کے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیٹا کی مینجمنٹ. اگین مینجمنٹ تو فار می نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مینجمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ نے ڈیٹا کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اس کو اسٹور کرنا ہوتا ہے، اس کی ریکوری کو آپ نے ریکوری کو پاسبل بنانا ہوتا ہے، اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس کی شیئرنگ کا خیال کرنا ہوتا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم تھیسس تیار کرتے ہیں نا، تو تھیسس ورڈ پہ تیار کیا جاتا ہے، مینس کہ آن لائن تیار کیا جاتا ہے. آپ کیونکہ جو تھیسس ہم جب چیک کرواتے ہیں تو یہ تو نہیں آپ ہارڈ کاپی کروا دو، چیک کروانے کے بعد آپ اس کی ہارڈ کاپی کرواتے ہو. پہلے آپ کا جو تھیسس ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر سے گزارا جاتا ہے، یونیورسٹی کے سافٹ ویئر سے، جس پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ جو یونیورسٹی کی جو ساری ہی ریکوائرمنٹ آپ کی پوری ہو رہی ہیں تھیسس کی کہ نہیں. پھر اس کے بعد آپ پرنٹ کرواتے ہو. تو جو آپ تھیسس بناتے ہو وہ بناتے ہو آپ ورڈ پہ، ٹھیک ہے. باقی ادر بھی سافٹ ویئر ہیں، لائک ہمارے پاس ڈاکس بھی ہیں، پاور پوائنٹ بھی ہے، ایکسل بھی ہے. اینویز اگر ہم تھیسس کی بات کریں تو وہ ایم ایس ورڈ پہ جب ہم بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے. اب سافٹ ویئر کے آپ کی پرابلمس آ سکتی ہیں، آپ کا جو لیپ ٹاپ جس پہ آپ بنا رہے ہو اس کے اندر پرابلمس آ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ اچانک سے شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے اس کی جو اسٹوریج کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب اسٹوریج کا خیال رکھنے کے لیے، اس کی مینجمنٹ کا خیال رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو لیپ ٹاپ یا جہاں بھی ہم بنا رہے ہیں اپنے یہ تھیسس کو، اس کے اندر مختلف سسٹم لائک کلاؤڈ اسٹوریج ہوتا ہے، بیک اپ ریکوری سسٹم ہوتا ہے آپ کی گوگل کے اندر، اس کو آن کر لیتے ہیں. تو ڈیٹا کی کیا ہوتا ہے، ہم نے اسٹوریج کو سیکیور بنا دیا. تو اسی لیے ڈیٹا کو ہم سیکیور کرتے ہیں. کچھ سم ٹائمس اپنی یو ایس بی کے اندر اپنے ڈیٹا کو کنورٹ کر کے، لائک اگر ہم تھیسس بنا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کی کاپی ضرور کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک چیپٹر لکھے ہے، 2 چیپٹر کہتے ہیں تو اس کی کاپی اپنے یو ایس بی میں ضرور سیو کرتے ہیں، تاکہ اچانک آپ اگر آپ کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کسی بھی فارم میں آپ کے لیپ ٹاپ پہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو بیک اپ ریکوری کو آن کر کے یا یو ایس بی کو سے دوبارہ اس میں لوڈ کر کے آپ اپنے ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہو. اس طرح ٹینشن سے آپ بچ جاتے ہو کہ لاسٹ ٹائم جگہ یہ ہو کہ کل آپ نے چیک کروانا ہے اور 2 سیمسٹر کی جو آپ کی محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا یوز ہم ڈیٹا کو کس طرح مینیج اور اسٹور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ دین اگر آپ پبلش کرواتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو پبلیکیشن تو آج کل کیا ہوتا ہے، پرنٹر چل رہے ہیں جو چلتے ہیں، اور پرنٹر لیپ ٹاپ سے چلتے ہیں، موبائل سے چلتے ہیں، تو ٹیکنالوجی کا یوز اس میں آ گیا. اور کولیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن میں بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. لائک اگر آپ کو جیسے میں نے پریویسلی آپ سے بات کی تھی
तो क्या होता है कि जब एक ही टॉपिक पे डिफरेंट स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक पे सर्च कर रहे होते हैं तो आपस में वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है ना। अब जब इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमेशा ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप एक दूसरे के घर ही जाओ या मिलना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, ठीक है ना, जो आपके टाइम को भी बचाता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपकी ना जो एक टाइम को तो इसने बचाना है, दूसरे नंबर पे आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी बच जाती है, ठीक है। एंड देन हमारे पास थीसिस मेकिंग, जैसे मैंने आपको बात की इसके अंदर। और जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो ये जो टेक्नोलॉजी है, एक तो आपकी कॉस्ट को बचाता है, ठीक है। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी आती है टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से रिसर्च में। ये वैलिडिटी को इन्हेंस कर देता है और इसके अलावा आपके बर्डन को डिक्रीज़ कर देता है। मीन्स कि ये जो टाइम की जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि प्रीवियसली क्या होता था, डिफरेंट बुक्स को जाके पहले देखना, पहले बाजार जाना, फिर वहाँ से ख़रीद के लाना, फिर पढ़ना। अब क्या है, गूगल खोलो, वहाँ से जो भी बुक डाउनलोड करो और फिर उसे पढ़ लो, ठीक है। तो किस तरह ये आसान कर देता है हमारी रिसर्च को। अब यहाँ पे ना, अब ये तो आपने देख लिया कि हम किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ कि कुछ ऐसी ना वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका थीसिस लिखने में। क्योंकि प्रैक्टिकली हमने इसे, ये हम तो टेक्निक्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो हमने प्रैक्टिकल भी तो इसे करना है ना। जब एमफिल में हमने इसका रिसर्च करनी है, आपने बनाना है, तो ये यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस की, कुछ सॉफ्टवेयर्स को लिखा है और कुछ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी टेक्नोलॉजी में या अपने थीसिस बनाने में। सबसे पहले एमएस सॉफ्टवेयर, जो एमएस पैकेज है ना, जिसके अंदर हमारे पास एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है। उसके अंदर जो एमएस वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका थीसिस होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को सीखना है, क्योंकि एमएस वर्ड, बिलीव मी कि एमएस वर्ड के अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शन है ना, फॉर मी अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 100 प्लस तो कम ही होंगे। बहुत सारे ऑप्शन है जो अगर आप सीख लो तो आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा वैलिड और ऑथेंटिक बन जाती है, ठीक है। एंड देन ग्रामरली क्या है, ये ना एप्लीकेशन है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका पेड वर्जन भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है कि आपने, अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल में भी इसे व्हाट्सएप मैसेजेस में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करें, अपने अपने कीबोर्ड, मोबाइल के या लैपटॉप के कीबोर्ड के साथ अब आप लिंक करें। और जब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप इंग्लिश लिखोगे तो उसके अंदर जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी आपको साथ साथ बताता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह जो भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक, प्रपोजिशनल मिस्टेक्स जो भी होंगी, या उसको भी कवर कर देता है। देन साइट फास्ट एक तरह की एप्लीकेशन होती है जो आपको रेफरेंस लिखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप थीसिस बनाते हो तो थीसिस एक चैप्टराइजेशन होती है, आपने उस पर रेफरेंस लिखने होते हैं, तो रेफरेंस करने में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देन हमारे पास टर्निटिन। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको वेरी स्टार्ट में बताया था कि अगर आप अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस में अपना थीसिस को पुट कर देते हो, ये चेक करने के लिए कि इसमें प्लेजरिज्म कितने % है। वैसे तो 18% जो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, बाकी ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लाइक जीसी यूनिवर्सिटी हो गया, ये रिफा यूनिवर्सिटी, तो वेरी करता है। एनीवेज हम देखते हैं कि जो टर्निटी के, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर ना आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं, बट इसके अंदर आपने कभी भी पुट नहीं करना। अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस होती है जिसमें आपका जो सारा डाटा होता है ना वो कॉपी हो सकता है, और जब आप यूनिवर्सिटी में वेबसाइट के जो सर्वर या यूनिवर्सिटी जो भी जिस भी फॉर्म में चेक करती है, तो वो उसके अंदर कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है और आपकी जो सर्च का जो सारा ही मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो वैसे मैं आपको बताने की, जो टर्निटी की एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर प्लेजरिज्म ना चेक किया जाता है, बट आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर ये देखना है, अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है ना। देन गूगल ड्राइव होता है। अब गूगल ड्राइव का यूज़ करते हुए आप अपनी रिसर्च को पॉसिबल बना सकते हो। एंड देन हमारे पास होता है एंड नोट भी रेफरेंसेस वगैरह को क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन गूगल बुक्स, अब गूगल स्कॉलर्स होते हैं, गूगल बुक्स होते हैं, गूगल वेबसाइट होते हैं जहाँ पे जाके आप, गूगल बुक्स इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जो गूगल बुक्स पे जस्ट आपको गूगल बुक्स ही मिलती है। कोई भी बुक लिखो तो वहाँ पे PDF फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। समटाइम्स पेड भी होती है, लेकिन मोस्टली जो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिलती है। देन बैकअप क्लाउड्स, लाइक अगर हमने बात की है डाटा मैनेजमेंट के अंदर, तो हमने उसके अंदर हमने USB का यूज़ करते हैं, बैकअप क्लाउड का यूज़ करते हैं, डाटा रिकवरी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और बैकअप रिकवरी, जब आप ईमेल के अंदर आप उसकी बैकअप रिकवरी को ऑन कर लेते हो, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी वैलिडिटी ऑफ रिसर्च को पॉसिबल बनाती है। तो ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन थी, इसके अलावा बाकी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे लिखी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। बाकी ये कि हमेशा मैं अगैन एंड अगैन आपको कह रही हूँ, अपने डाटा को आपने उसकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना है। थीसिस ऐसे ही नहीं लिखा जाता, बहुत मेहनत दरकार होती है इसमें। तो आप इसके अपनी किसी भी कोई भी ब्लंडर ना मार दीजिएगा कि मैं अपने प्लेजरिज्म को चेक करूँ। और फिर प्लेजरिज्म का मैंने आसान तरीका क्या आपको बताया कि आप ग्रामरली को यूज़ करो, आपको अल्टरनेटिव वर्ड भी बता देता है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ग्रामरली को जब यूज़ करोगे तो फिर तो मेरे ख्याल से प्लेजरिज्म का इतना इशू नहीं आएगा। बाकी ये कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना, और
پلیجرزم کو بچنے کی کس طرح پلیجرزم سے بچ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس سے ریلیٹڈ. بٹ آج کے لیے بس اتنا ہی. آئی ہوپ سو کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا, کوئی بھی کوئری باقی نہیں ہو رہی ہوگی. آئی ہیو ٹرائڈ مائی لیول بیسٹ ٹو کور آل دیس پوائنٹ ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے پیلسٹین کے پیپل میں جتنے بھی مسلمان اس وقت مصیبت میں ہیں, جتنے بھی پیپل دنیا میں اس وقت مصیبت میں ہیں, ان سب کے لیے خاص دعا کریے گا. اور اس چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. آپ اس سے ریلیٹڈ اپنے فیلو سے بھی شیئر کیجیے گا جنہیں ان کی ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ کو یہ ساری ہی سلائڈ میرے واٹس ایپ چینل پہ مل جائیں گے, اور واٹس ایپ چینل کا جو لنک ہے میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں پیسٹ کر دوں گی. اور پریویس سے ریلیٹڈ جتنی بھی میں نے پوائنٹس یعنی ویڈیوز بنائی ہیں ان سب کے جو سلائڈس ہیں نا, ان کے نوٹس ہیں آپ کو میرے واٹس ایپ چینل پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. وہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں سے اپنے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکلوا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.